जहाँ पे हर कोई साइंस की बात कर रहा था, मॉडर्निटी की बात कर रहा था, उस दौर में रूसो साइंस और मॉडर्निटी के क्रिटिक के तौर पर उभर कर सामने आते हैं। वो साइंस और मॉडर्निटी का विरोध करते हैं और ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि लोग उनकी बातों से कन्विंस भी हो जाते हैं। ऐसे यूनिक थिंकर थे रूसो। नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा राय। टॉकिंग पॉलिटी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम रूसो के पॉलिटिकल थॉट को कवर करने जा रहे हैं। ये रूसो वीडियो सीरीज का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम उनका इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। बाकी पार्ट्स में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। इस पार्ट में हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे जिसमें हम रूसो के बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आने वाले पार्ट्स में जब हम उनके एक एक थ्योरी को समझे तो उसे समझने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हमें रूसो का पूरा थॉट प्रोसेस पता हो। तो आइए उनके इंट्रोडक्शन पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है रूसो, जिनका जन्म 28 जून 1712 यानी कि 28 जून 1712 में स्विट्जरलैंड के एक शहर जेनेवा में होता है। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में एक छोटा सा देश है स्विट्जरलैंड, उसी में एक शहर है जेनेवा जहां पैदा हुए थे रूसो। रूसो का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। रूसो के जो फादर थे, उनके जो पिता थे, उन्होंने अपने जॉब को सीरियसली नहीं लिया। वो वॉच मेकिंग का काम करते थे, घड़ियां बनाने का काम करते थे, लेकिन साथ ही साथ वो डांसिंग में भी इंटरेस्टेड थे। वो डांस टीचर का भी काम करते थे, हंटिंग और ड्वेलिंग में भी वो इंटरेस्टेड रहते थे। रूसो की जो मदर थी, उनकी जो माँ थी, उनकी डेथ हो गई थी चाइल्ड बर्थ में ही, यानी कि रूसो को जन्म देने के 9 दिनों के बाद ही उन्हें एक तरह का फीवर हो जाता है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो रूसो एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड की तरह बड़े होते हैं, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं मिलती है और वो एक डिसिप्लिन्ड बचपन भी नहीं गुजार पाते हैं। रूसो की माँ के डेथ के बाद उन्हें और उनके बड़े भाई फ्रैंकोइस को बड़ा करते हैं उनके पिता, और उनकी एक पैटर्नल आंट यानी उनके पिता के तरफ से कोई उनकी एक आंट होती हैं जो उनके पिता के साथ मिलकर इन दोनों बच्चों को बड़ा करते हैं। इस तरह से बिना डिसिप्लिन के, बिना प्रॉपर एजुकेशन के जब वो बड़े होते हैं, इस वजह से शायद वो एक तरह से जो हमारी मान्यताएं होती हैं, जो भी नैतिकता होती है, उसकी तरफ वो इग्नोरेंट हो जाते हैं और वो ख्यालों की दुनिया में, इमेजिनेशन में वो इंडल्ज हो जाते हैं। उनके जीवन के शुरुआती दौर में किसी एक ट्रेड में ट्रेनिंग का उन्हें मौका मिलता है जेनेवा में, जिसे वो करने से मना कर देते हैं। 16 इयर्स की एज में, 16 साल की उम्र में रूसो अपना घर छोड़ के भाग जाते हैं और अपना शहर भी छोड़ देते हैं। उनके दौर के दूसरे फिलोसोफर्स के बिल्कुल विपरीत, रूसो के पास ना तो कोई स्टीडी एम्प्लॉयमेंट होता है और ना ही कोई नोबल पैट्रोनेज होता है। मतलब उनके पास इनकम का कोई बहुत बड़ा सोर्स नहीं होता है जिसपे वो रिलाई कर सके। अपने पूरे जीवन काल में रूसो जो है पूरे यूरोप में इधर उधर घूमते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, जहां पर वो गरीबी को और डेप्रीवेशन को बहुत करीब से देखते हैं। वो शादी भी करते हैं और उनके 5 बच्चे भी होते हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं। ऐसा भी समय आता है रूसो के जीवन में जब वो अपने लोगों से, अपनी फैमिली से, अपने पिता से झगड़ा करते हैं, अपनी फैमिली को चीट करते हैं, धोखा देते हैं और इमोरल एक्ट्स में, अनैतिक कार्यों में इंडल्ज हो जाते हैं। अब ये भी कहा जाता है कि ये सब करने के बाद उनके अंदर एक गिल्ट की भावना आ जाती है, एक दोष की भावना आ जाती है कि मैं दोषी हूँ, मैंने गलत किया, और उनके अंदर से, अंतरात्मा से ये जो आवाज आती रहती है ना कि मैं गलत हूँ, मैंने गलत किया है अपने लोगों के साथ, इसी की वजह से उन्हें मोटिवेशन मिलता है कि वो एक और कोशिश करें अपने खोए हुए इनोसेंस और मोरालिटी को वापस लाने की, रिकैप्चर करने की। ये सब रिफ्लेक्ट होता है, देखने को मिलता है उनकी लिटरेरी और फिलोसॉफिकल राइटिंग्स में, उनकी किताबों में। रूसो ने अपने जीवन का अधिकतर समय फ्रांस के शहर पेरिस में गुजारा। देखो, ये है स्विट्जरलैंड जहां रूसो पैदा हुए थे और उसी का पड़ोसी देश है फ्रांस, और फ्रांस में ही एक जगह है पेरिस जहां पे रूसो ने अपने जीवन का अधिकतर समय गुजारा। 1749 में जब रूसो 37 इयर्स के थे, तब क्या होता है, फ्रांस में एक एकेडमी एस्से कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाती है जिसका वो अलग अलग तरह से एडवर्टाइजमेंट करती है, प्रचार प्रसार करती है, पोस्टर्स लगवाती है। तो रूसो इन पोस्टर्स को देखते हैं, उन्हें इस एस्से कंपटीशन के बारे में पता चलता है और इस एस्से कंपटीशन के टॉपिक को देखकर वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं और इस एस्से कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। अब क्या टॉपिक होता है, क्या सब्जेक्ट होता है इस एस्से का? टॉपिक होता है, हैज द रिवाइवल ऑफ साइंसेज एंड आर्ट्स हेल्प्ड टू प्योरीफाई और करप्ट मॉरल्स। इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारा दौर है जहाँ पे साइंस और आर्ट्स का रिवाइवल हो रहा है, मतलब लोग साइंस को और आर्ट्स को अब और ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसको और अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो
ये जो दौर है इसने लोगों की मोरालिटी को, मॉरल्स को, नैतिकता को और प्योरीफाई किया है या फिर और करप्ट कर दिया है। तो रूसो इस टॉपिक को देख करके बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं और इस ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। रूसो कहते हैं कि ये जो साइंस और आर्ट्स का रिवाइवल हो रहा है इसका ऑपोजिट इफेक्ट हो रहा है लोगों के ऊपर, और ये जो सो कॉल्ड साइंस है वो मानवता को र्यून कर रहा है, खत्म कर रहा है। वो कहते हैं कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है मॉडर्न कल्चर का, ये लोगों को खुश रहने में और उनको वर्चुअस लाइफ देने में फेल हो चुका है। रूसो इस ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और वो प्राइज भी जीतते हैं। रूसो अपने व्यूज, अपने विचारों को इतने कन्विंसिंग तरीके से अपने ऐसे में प्रेजेंट करते हैं कि वो रातों रात फेमस हो जाते हैं। और तो और उनका जो ये ऐसे है वो इतना फेमस हो जाता है कि उसको एक मोनोग्राफ की तरह पब्लिश किया जाता है। मोनोग्राफ क्या होता है? एक लॉन्ग डिटेल्ड पीस ऑफ राइटिंग जो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे लिखी गई हो। आप इसको एक बुक की तरह समझ सकते हैं। तो रूसो जो ये ऐसे लिखते हैं वो इतना फेमस हो जाता है कि उसको एक मोनोग्राफ की तरह पब्लिश किया जाता है और उसका टाइटल क्या रखा जाता है? डिस्कोर्सेज ऑन द साइंसेज एंड आर्ट्स। 1750 में ये पब्लिश होता है। उनकी कुछ और इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिलोसफी के ऊपर किताबें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। उनके नाम है डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी और सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की बुक भी लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये रूसो की। एक और रूसो की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है एमाइल, जिसको हम ऑन एजुकेशन भी कहते हैं। इसको लोग अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग एमिली बोलते हैं, कुछ एमाइल बोलते हैं। हम यहाँ पे अभी इसे एमाइल ही बोल लेते हैं। तो एमाइल का दूसरा नाम है ऑन एजुकेशन, जो 1762 में पब्लिश होती है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमाइल को ऑन एजुकेशन भी कहते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऑप्शंस में ऑन एजुकेशन आ जाता है और अगर आपको नहीं पता कि एमाइल को ऑन एजुकेशन कहते हैं तो आप गलत आंसर मार्क करके आ जाएंगे। इसलिए याद रखिए कि रूसो की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है एमाइल, जिसका दूसरा नाम है ऑन एजुकेशन। इस किताब में रूसो ने अपनी एजुकेशनल फिलॉसफी दी है कि एजुकेशन पे उनकी क्या फिलॉसफी है, उनके क्या थॉट विचार हैं। इस बुक के कुछ पार्ट्स में रूसो कहते हैं औरतें जो हैं वो बाय नेचर मेन से इंफीरियर होती हैं, आदमियों से कमतर होती हैं, लेकिन उनकी इस कमजोरी को कंपनसेट करने के लिए प्रकृति ने उनको कनिंग बनाया है, चालाक, शातिर, धूर्त बनाया है। मतलब देखो यार रूसो कहना क्या चाहते हैं कि नेचुरल होता है ये कि औरतें जो है वो आदमियों से कमतर हैं और उनकी इस कमजोरी को दूर करने के लिए प्रकृति ने उनको चालाक, धूर्त बनाया है। तो बहुत ही निचले दर्जे की बात है ये जो रूसो ने कही है इस जगह पे, जिससे कोई भी सहमत नहीं हो सकता है। और ये कहना भी गलत होगा कि ये उस दौर में थे इस वजह से उनकी सोच ऐसी थी। नहीं, प्लेटो तो इनसे भी पुराने दौर से आते हैं और उनके विचार कितने अच्छे हैं औरतों को लेकर। रूसो फेवर्स कंप्लीट सबऑर्डिनेशन ऑफ विमेन टू मेन। रूसो कहते हैं कि औरतों को पूरी तरह से आदमियों के अंडर में रहना चाहिए, उनके कंट्रोल में रहना चाहिए। और वो आदमियों को, मेन को एडवाइस भी करते हैं कि तुम कभी भी औरतों के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट मत होना। तो इस तरह की कुछ नेगेटिव बातें फीमेल्स के, औरतों के बारे में, विमेन्स के बारे में रूसो अपनी बुक एमाइल और ऑन एजुकेशन के कुछ पार्ट्स में बोलते हैं। अब रूसो की जो ट्रीटाइजेस हैं, नॉवेल्स हैं, जो किताबें हैं, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के लीडर्स को भी बहुत इंस्पायर करती हैं। 2 जुलाई 1778 को फ्रांस के शहर पेरिस के पास एक छोटा सा गांव है अर्मेनॉनविले, जहां पे रूसो की डेथ हो जाती है। देखो अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि रूसो जो है वो स्विट्जरलैंड में पैदा होते हैं और स्विट्जरलैंड का पड़ोसी देश है फ्रांस, जहाँ पे रूसो अपना अधिकतर टाइम स्पेंड करते हैं अपने लाइफ का। तो फ्रांस में ही उनकी डेथ हो जाती है। फ्रांस के शहर पेरिस के पास ही एक गांव है छोटा सा अर्मेनॉनविले, जहाँ पे रूसो की डेथ हो जाती है। अब देखो यहाँ तक हमने रूसो के बारे में पूरा डिस्कस किया। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है रूसो का। अब इसमें ये भी समझना बहुत जरूरी है कि रूसो को एक यूनिक थिंकर क्यों कहा जाता है, ताकि आने वाले पार्ट्स को, थियोरीज को समझने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो रूसो को यूनिक थिंकर क्यों कहते हैं। देखो वो दौर जहाँ पे हर कोई साइंस को, रैशनैलिटी को, मॉडर्निटी को प्रेज कर रहा था, बढ़ावा दे रहा था, वहीं रूसो इन सब चीजों के क्रिटिक के तौर पे सामने आते हैं। मॉडर्निटी और एनलाइटनमेंट को, साइंस को वो क्रिटिसाइज करते हैं और अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। देखो रूसो को थिंकर ऑफ पैराडॉक्सेस भी कहा जाता है। पैराडॉक्सेस क्या होते हैं? कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जो लॉजिकली अनएक्सेप्टेबल हो और अपने आप को ही सेल्फ कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हो। मतलब मेरी बात को पैराडॉक्सियल कब कहा जाएगा? अगर मैं कुछ एक बात कहूं और दूसरे ही सेकंड कुछ ऐसी बात कहूं जो मेरी पहली बात को गलत साबित कर रहा हो, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हो। तो रूसो को थिंकर ऑफ पैराडॉक्सेस कहा जाता है। क्यों कहा जाता था? कुछ
और बातें हम डिस्कस कर लेते हैं जिससे ये पॉइंट और क्लियर हो जाए। देखो, जहां पर रूसो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं वहीं वो कुछ ऐसी बातें भी करते हैं जो टोटलिटेरियंस को सपोर्ट करती हैं। देखो, लिबरल्स और सोशलिस्ट को थोड़ा क्लियर कर लो। लिबरल्स वो लोग होते हैं जो इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस देते हैं एज कंपैरिजन टू द होल सोसाइटी, और सोशलिस्ट वो होते हैं जो होल सोसाइटी, पूरी सोसाइटी को इंपॉर्टेंस देते हैं। जहां पर रूसो लिबरल्स के लिए एक इंस्पिरेशन है, वहीं पे वो सोशलिस्ट के लिए भी इंस्पिरेशन है। तो ये हो गया ना सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी, इसीलिए उनको थिंकर ऑफ पैराडॉक्सेस कहा जाता है। एक और बात जान लो कि रूसो जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे और वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है? हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है। यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल पार्लियामेंट में जाकर के लॉ नहीं बना सकता है, लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो हम क्या करते हैं? हम सारे मिल करके अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो हमारे लिए जाकर के पार्लियामेंट में हमें रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। लेकिन रूसो जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। रूसो स्विट्जरलैंड में पैदा होते हैं और स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। आपको पता है स्विट्जरलैंड एक छोटा सा देश है, वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वहाँ पे हर कोई डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है लॉ मेकिंग में। ये बात आपको याद रखनी है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि रूसो किस तरह की डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे। तो आपको याद रखना है कि रूसो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे और वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे। और आप इस बात को ऐसे याद रख सकते हैं कि क्योंकि रूसो स्विट्जरलैंड में पैदा हुए थे, स्विट्जरलैंड एक छोटा सा देश है, वहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, इसीलिए शायद रूसो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे। रूसो को फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन भी कहा जाता है और ये जो स्लोगन है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का, वो भी रूसो से ही आता है। रूसो का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है? ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है रूसो का थियोरी ऑफ जनरल विल और पॉपुलर सोवरेनिटी। इस थियोरी को हम आने वाले पार्ट्स में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था रूसो का। आइए देख लेते हैं कि आने वाले पार्ट्स में हम क्या डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कंसर्न ऑफ रूसो एज अ थिंकर, मतलब एज अ थिंकर रूसो का क्या कंसर्न था, रूसो ऑन स्टेट ऑफ नेचर। फिर फोर्थ पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम स्टेट ऑफ नेचर टू स्टेट ऑफ वॉर। फिर फिफ्थ पार्ट में हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे। सिक्स्थ पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रूसोज कंसेप्ट ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। और लास्ट पार्ट में हम असेसमेंट करेंगे रूसो का। कुछ भी अगर छूट भी जाता है तो आप परेशान ना हो, क्योंकि इन्हीं सारे पार्ट्स में हम सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। उनके जनरल विल, पॉपुलर सोवरेनिटी का कंसेप्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, स्टेट ऑफ नेचर, उनका असेसमेंट, हर चीज हम रूसो की इस वीडियो सीरीज में कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आया होगा। आने वाले पार्ट्स में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।